आइए दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल एसएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको हिंदी से जुड़ी हुई सारी वीडियो मिलेंगी। आज हम यहाँ आपको पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण दोस्तों, हिंदी व्याकरण का हिंदी में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अगर किसी शब्द की शुरुआत होती है, किसी वाक्य की शुरुआत होती है, या भी किसी अन्य जो भी इसमें निबंध होते हैं या फिर कोई भी कहानी जो भी कुछ लिखी जाती है हिंदी में, उन सब का मूल एक ही है, व्याकरण। सबका मूल एक ही है, व्याकरण। क्योंकि व्याकरण है, यह एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम भाषा के वाक्यों को शुद्ध वाक्यों को, शब्दों को, अक्षरों की उत्पत्ति, भेद तथा उनकी जितनी भी रचना के नियम है, इन सब के बारे में जितनी भी जानकारी हमको प्राप्त होती है वह सब व्याकरण से ही प्राप्त होती है। तो दोस्तों, हमने सोचा कि क्यों न हम हिंदी व्याकरण पढ़ाएं। यह हिंदी व्याकरण हर एक परीक्षा में, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में होती हैं, स्टेट लेवल की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, अगर उसमें हिंदी का पाठ्यक्रम है तो समझ लीजिए कि सभी पाठ्यक्रमों में हिंदी व्याकरण अवश्य रूप से पूछा जाएगा। तो आइए आज हम इस हिंदी व्याकरण को बेसिक से जानेंगे, बेसिक मूल से जानेंगे, एकदम शुरू से, एकदम जीरो लेवल से इसको हम समझेंगे। जीरो लेवल से यानी शून्य स्तर से, इसको हम एकदम शून्य स्तर से समझेंगे। तो आइए जानते हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं व्याकरण। तो व्याकरण माने जान लीजिए कि व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा भाषा के वाक्यों, शब्दों और अक्षरों की उत्पत्ति, भेद तथा रचना आदि के नियम का ज्ञान होता है। व्याकरण क्या है, रटते भी चलिए साथ ही साथ चुन करके, कि व्याकरण वह विद्या है, एक ऐसी विद्या, जिसके द्वारा भाषा के वाक्यों, जिसके द्वारा क्या होता है भाई, भाषा के वाक्यों, शब्दों और अक्षरों, की उत्पत्ति, भेद तथा रचना के नियम, का ज्ञान होता है। देखिए, हिंदी व्याकरण में व्याकरण एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा भाषा के वाक्यों, शब्दों और अक्षरों की उत्पत्ति, भेद तथा रचना के नियम का ज्ञान होता है। यह तो एक स्पष्ट परिभाषा हो गई, लेकिन अब हम इसको समझते हैं कि जो व्याकरण है वह व्याकरण कैसे मिलकर बना है। तो व्याकरण जो है वह वी धन आ धन क्री और धन ल्यूट प्रत्यय, का मिश्रण से मिलकर बना हुआ है। क्या इनके योग से हुआ है, किनके, तो वी हो गया, आ हो गया, क्री हो गया और ल्यूट प्रत्यय, इनके योग से यह व्याकरण बना है।
बना है। अगर हम इसको संस्कृत भाषा में महर्षि पतंजलि ने इसकी परिभाषा इस प्रकार लिख लीजिए। महर्षि पतंजलि के अनुसार, महर्षि पतंजलि के अनुसार, तो महर्षि पतंजलि का क्या व्याक्रियते, लिख लीजिए व्याक्रियते अनेन इति, व्याक्रियते अनेन इति व्याकरणम, व्याक्रियते अनेन इति व्याकरणम, व्याक्रियते अनेन इति व्याकरणम, यानी कि व्याकरण का कार्य भाषा के विभिन्न अंगों का विवेचन करके उसके शुद्ध स्वरूप को प्रस्तुत करता है। इसका सही अर्थ है कि व्याकरण का कार्य भाषा के विविध अंगों का विवेचन करके उसके शुद्ध रूप को प्रस्तुत करना है। फिर से समझ लीजिए कि हिंदी व्याकरण में व्याकरण एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा भाषा के वाक्यों, शब्दों और अक्षरों की उत्पत्ति, भेद तथा रचना के नियम का ज्ञान होता है। इसकी उत्पत्ति देख लीजिए वी धन आ धन क्री धन ल्युट प्रत्यय से मिलकर के हुई है। यह मत या फिर महर्षि पतंजलि के अनुसार व्याक्रियते अनेन इति व्याकरणम, अर्थात व्याकरण का कार्य भाषा के विविध अंगों का विवेचन करके उसके शुद्ध रूप को प्रस्तुत करना है। यह हो गया व्याकरण की परिभाषा, यह हो गई व्याकरण की परिभाषा। अब आइए इसके भाषा रूपी शरीर के मुख्य 3 अंग हैं, आइए उसको जानते हैं। लिख लीजिए आगे यहां से लिख लीजिए भाषा रूपी शरीर के मुख्य अंग, भाषा रूपी शरीर के मुख्य अंग। तो इसके 3 अंग हैं। पहला क्या है? पहला जानिए अक्षर या वर्ण जिसको कहते हैं, अक्षर या वर्ण जिसको कहते हैं। दूसरा क्या है? शब्द, दूसरा है आपका शब्द, और तीसरा है आपका वाक्य। तीसरा है आपका वाक्य। भाषा रूपी शरीर, यह जितनी भी भाषा है वह एक शरीर के समान है, और उस शरीर के मुख्यतः 3 अंग हैं। पहला है अक्षर या वर्ण जिसको कहते हैं, दूसरा है शब्द, और तीसरा है वाक्य। पहला है अक्षर वर्ण, दूसरा शब्द, और तीसरा क्या है? वाक्य है। यही इसके 3 प्रमुख मुख्य अंग हैं। आइए सबसे पहले इसको हम समझते हैं। 3 इसके प्रमुख जो अंग हैं, तो आपके समझ में आ गया होगा कि हिंदी व्याकरण एक ऐसी विद्या है जो भाषा के वाक्यों, शब्दों और अक्षरों की उत्पत्ति, भेद तथा रचना के नियम का ज्ञान कराती है। और यह इसका अगर इसको विच्छेद करके देखा जाए तो वी धन आ धन क्री धन ल्युट प्रत्यय से मिलकर के यह व्याकरण बना है। महर्षि पतंजलि के अनुसार सबसे मुख्य बात यह है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार व्याक्रियते अनेन इति व्याकरणम, व्याकरण का कार्य भाषा के विविध अंगों का विवेचन करके उसके शुद्ध रूप को प्रस्तुत करना है। आइए और एक बात जान लीजिए, सबसे मुख्य चीज कि भाषा रूपी शरीर के मुख्यतः 3 अंग हैं। पहला है अक्षर या वर्ण, दूसरा है शब्द, और तीसरा है वाक्य। यही से व्याकरण की शुरुआत होती है। आइए आगे जानते हैं।
आप इसको लिख लीजिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वर्ण विचार से। वर्ण विचार, वर्ण के अंतर्गत देख लीजिए, इस वर्ण के अंतर्गत अक्षरों के आकार, प्रकार, व्याकरण तथा व्याकरण के समस्त शब्द निर्माण की प्रक्रियाओं को रखा गया है। तो अक्षर के अंतर्गत क्या रखा गया है, देख लीजिए, आकार, प्रकार। वर्ण के अंतर्गत बता रहा हूं, वर्ण के अंतर्गत है आकार, प्रकार, व्याकरण तथा व्याकरण के समस्त शब्द निर्माण, व्याकरण तथा समस्त शब्द निर्माण की प्रक्रियाओं को आकार, प्रकार, व्याकरण तथा समस्त शब्द निर्माण की प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। समस्त शब्द निर्माण की प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। लेकिन इस वर्ण विचार को समझने के लिए सबसे पहले हमें ध्वनि का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इस ध्वनि का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अब ध्वनि क्या है, तो सबसे पहले ध्वनि को समझिए। ध्वनि क्या है, तो उच्चारण करते समय जो स्वर निकल कर सुनाई पड़ता है वह ध्वनि है। फिर से सुन लीजिए कि ध्वनि क्या है, तो उच्चारण करते समय जो स्वर निकल कर सुनाई देता है, देख लीजिए, उच्चारण करते समय जो स्वर निकल कर सुनाई पड़ता है वही ध्वनि है। वही क्या है, ध्वनि है। वर्ण को समझने से पहले हमें ध्वनि को जानना बहुत ही आवश्यक है कि उच्चारण करते समय जो स्वर निकल कर सुनाई देता है वही ध्वनि है। अब ध्वनि को जानने के बाद तीसरा मुख्य पॉइंट बचता है लिपि। तीसरा मुख्य भाग होता है लिपि। जिस रूप में वर्ण लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिख लीजिए, जिस रूप में वर्ण लिखे जाते हैं, जिस रूप में वर्ण लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। जिस रूप में वर्ण लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा की सबसे बड़ी जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, हिंदी भाषा की लिपि। हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। फिर से सुन लीजिए, फिर से जान लीजिए, वर्ण क्या है कि आकार, प्रकार, व्याकरण तथा समस्त शब्द निर्माण की प्रक्रियाओं का वर्णन वर्ण विचार में किया गया है। और किसी भी शब्द की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह वर्ण होती है। इसको जानिए, वर्ण को। लेकिन वर्ण के उच्चारण के समय में ध्वनि का ज्ञान होना अत्यंत ही आवश्यक है कि उच्चारण करते समय जो स्वर निकल कर सुनाई देता है वही क्या है, वही ध्वनि है। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आपके कान में यह शब्द अत्यंत सरलता से सुनाई दे रहा है, लेकिन इस शब्द में क्या है, आपको स्वर अत्यंत सरलता से सुनाई दे रहे हैं, वही क्या है, ध्वनि है। अब देखिए, लिपि क्या होती है, जिस रूप में वर्ण लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। जिस रूप में वर्ण लिखे जाते हैं उसे
लिपि कहते हैं हिंदी भाषा की जो लिपि है, ये समझिए हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि है वह देवनागरी लिपि है। इतना आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों, और आसानी से इसको आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, इसको अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। यदि न उतारने का मन करे तो मैं बहुत ही अच्छे से आपको रटा रहा हूं, आप इसको एक बार में फिर से रट लीजिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं वर्ण भेद। वर्ण भेद, वर्ण की परिभाषा और अन्य चीजों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्ण से। वर्ण, सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्ण से। वर्ण क्या है भाई? तो वर्ण क्या है? जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके वही क्या है? वर्ण अथवा अक्षर। वर्ण अथवा अक्षर, जान लीजिए, जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके, वर्ण है। जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके वर्ण है। उदाहरण देख लीजिए, तो उदाहरण क्या हो जाएगा? अ ई क ख न छ। अ हो गया, ई हो गया, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, इत्यादि। अ हो गया, ई हो गया, कोई भी जितने भी अक्षर हैं वह सब इसी में। तो वर्ण की परिभाषा यही है दोस्तों। वर्ण की परिभाषा है कि जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके वर्ण है। उदाहरण अ ई क ख ग इत्यादि। अब आइए इस वर्ण के भेद को जानते हैं। इस वर्ण के भेद को जानते हैं। तो इस वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। एक है स्वर, एक है स्वर, और एक है आपका व्यंजन। एक है आपका स्वर और एक है आपका व्यंजन। अब देखिए, एक स्वर है और एक क्या है? व्यंजन। तो स्वर में देखिए तीन प्रकार के स्वर होते हैं। पहला क्या है? स्वर में आपके तीन प्रकार के स्वर हैं। स्वर में आपके तीन प्रकार के स्वर हैं। पहला है उपभेद ह्रस्व। उपभेद ह्रस्व, पहला क्या है? उपभेद ह्रस्व है। दूसरा है दीर्घ, दूसरा है दीर्घ, और तीसरा है प्लुत। तीसरा है प्लुत। ये स्वर के भेद हैं। ये स्वर के भेद हैं। पहला क्या है? उपभेद ह्रस्व। दूसरा क्या है? दीर्घ है। तीसरा है प्लुत है। उपभेद ह्रस्व को कहते हैं एक मात्रिक। उपभेद ह्रस्व को कहते हैं एक मात्रिक। दीर्घ को कहते हैं द्विमात्रिक। दीर्घ को क्या कहते हैं? द्विमात्रिक। दीर्घ को कहते हैं द्विमात्रिक, और प्लुत को कहते हैं त्रिमात्रिक। उपभेद ह्रस्व को कहते हैं एक मात्रिक, दीर्घ को कहते हैं द्विमात्रिक, और प्लुत को कहते हैं त्रिमात्रिक। इसी प्रकार व्यंजन में आ जाइए। व्यंजन भी आपके तीन प्रकार के होते हैं। व्यंजन भी आपके तीन प्रकार के होते हैं। स्पर्श, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श है, अंतस्थ है और ऊष्म है। यही आपके तीन स्वर के भाग हैं और तीन आपके व्यंजन के भाग हैं। फिर से समझ लीजिए, वर्ण या अक्षर जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके वो वर्ण है। उदाहरण अ ई क ख ग इत्यादि। और इस वर्ण या अक्षर को दो भागों में बांटा गया है। एक स्वर है, दूसरा व्यंजन। स्वर के तीन भेद होते हैं। उपभेद ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उपभेद ह्रस्व को कहते हैं, उपभेद ह्रस्व को कहते हैं एक मात्रिक, दीर्घ को कहते हैं द्विमात्रिक, प्लुत को कहते हैं त्रिमात्रिक। और व्यंजन में आ जाइए, स्पर्श है, अंतस्थ है और ऊष्म है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं स्वर की परिभाषा। स्वर क्या है? जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य दूसरे वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं होती, या फिर जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं से होता है। स्वयं से होता है। उच्चारण लिख लीजिए, उच्चारण स्वयं से होता है।
उच्चारण स्वयं से होता है, उच्चारण स्वयं से होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। उच्चारण स्वयं से होता है, उसे हम कहते हैं स्वर, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर। और देखिए उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर वर्ण क्या है तो जान लीजिए, स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, अ आ, छोटी ई, छोटी ई, बड़ी ई, उसके बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके स्वर हैं। अ है, आ है, आ है, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इतने ही आपके वर्ण हैं। तो फिर से समझ लीजिए, स्वर जिसका उच्चारण स्वयं से होता है उसे स्वर कहते हैं। स्वर देख लीजिए, स्वर वर्ण है अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद आ जाइए स्वर के प्रकार को समझ लीजिए। तो स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से, उपभेद हरस्व जिसको एक मात्रिक स्वर कहते हैं, फिर दीर्घ उसको कहते हैं द्विमात्रिक, फिर प्लुत होता है आपका त्रिमात्रिक। यही आपके स्वर हैं। उसके बाद आइए हम आपको व्यंजन के बारे में बताते हैं। इसको आप लिख लीजिए। आइए दोस्तों जानते हैं स्वर के बारे में। सबसे पहले स्वर, पहला यही है स्वर। इसके बारे में जानते हैं कि स्वर क्या है। स्वर स्वयं में स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या है, स्वयं में स्वतंत्र होते हैं। यह एवं जो इनका उच्चारण है वह अबाध गति से होता है, वह अबाध गति से होता है। फिर से सुन लीजिए, स्वर क्या होते हैं, स्वर स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, स्वयं में स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या है, स्वर स्वयं में स्वतंत्र होते हैं। अतः फिर से सुन लीजिए, स्वर स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, स्वर स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, या फिर इनका उच्चारण अबाध गति से होता है। स्वर स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, या फिर इनका जो उच्चारण है वह अबाध गति से होता है। इनकी संख्या 11 होती है। फिर सुन लीजिए, इनकी संख्या 11 होती है। समझिए कि जो स्वर है वह स्वयं में स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या है, स्वयं में स्वतंत्र होते हैं। इनका उच्चारण अबाध गति से होता है, इनका उच्चारण अबाध गति से होता है। इनकी संख्या 11 होती है। लास्ट के, आखिरी के जो दो स्वर बचते हैं जिन्हें अंग कहते हैं और अह कहते हैं, इन दोनों को उठा करके अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया है, अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया है। फिर सुन लीजिए कि स्वर स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, इनका उच्चारण अबाध गति से होता है, माने कि बिना रुके हुए, या बिना रुके हुए चलते हैं, यही स्वर हैं। इनकी संख्या 11 होती है। हम लोग शुरू से 13 स्वर पढ़ते चले आए हैं, लेकिन लास्ट के जो स्वर हैं, अंग हैं और अह हैं, अंग हैं तथा अह है, इनको हम अयोगवाह की श्रेणी में रखते हैं, इनको हम अयोगवाह की श्रेणी में रखते हैं। तो आइए इतनी है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद हम स्वर का वर्गीकरण करते हैं, स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर के मुख्यतः 2 भाग हैं। पहला है मूल स्वर। स्वर के मुख्यतः 2 भाग हैं। कौन कौन से, पहला है मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। पहला है मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। पहला है मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। पहला है मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। मूल स्वर आपका होता है अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री।
मूल स्वर आपका होता है अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और उसके बाद जो संधि स्वर है, संधि स्वर में आपका आता है आ। संधि स्वर में आपका आता है आ, बड़ी ई, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और ओ। इसमें आता है आपके संधि स्वर में, संधि स्वर में समझिए, संधि स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और ओ। संधि स्वर में आपका आता है कि आ है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और ओ। ये आपका किसमें आता है? संधि स्वर में। अब देखिए इन संधि स्वर को भी दो भागों में बांटा गया है। इस संधि स्वर को भी दो भागों में बांटा गया है। इस संधि स्वर को भी दो भागों में बांटा गया है। तो दूसरा इसमें कौन कौन से दो भाग हैं? पहला है आपका दीर्घ स्वर, पहला है आपका दीर्घ स्वर, पहला है आपका दीर्घ स्वर और दूसरा है आपका संयुक्त स्वर। दूसरा है आपका संयुक्त स्वर, पहला है आपका दीर्घ स्वर और दूसरा है आपका संयुक्त स्वर। अब दीर्घ स्वर के बारे में जानिए। तो दीर्घ स्वर क्या है? जो दो समान मूल स्वरों के मिलने से बनता है, जो दो समान मूल स्वरों के मिलने से बनता है। समझिए दीर्घ स्वर क्या है, लिख लीजिए दो समान मूल स्वरों का योग, दो समान मूल स्वरों का योग, दो समान मूल स्वरों का योग, यही क्या है आपका दीर्घ स्वर है। देखिए कैसे, अ धन अ बराबर आ, अ धन अ बराबर आ, अ धन अ बराबर आ, छोटी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, री धन री बराबर री, री धन री बराबर री। आप सोचेंगे कि कैसे री और री को मिला करके बड़ी री कैसे बनती है। तो सबसे बड़े आइए देखते हैं कैसे बड़ी री, वो बड़ी री नहीं होती है, उसको भी हम री ही पढ़ते हैं। तो कैसे, ये देखिए री धन री, फिर देखिए ये भी री ही बनेगी लेकिन लास्ट में ऐसे लटका दिया जाता है। ये आपका क्या हो गया, यही आपका है दीर्घ स्वर। फिर से सुन लीजिए, दीर्घ स्वर क्या है? दो समान मूल स्वरों का योग, दो समान मूल स्वरों का योग ही एक दीर्घ स्वर का निर्माण करता है। जैसे आ हो गया, छोटी छोटी बड़ी ई हो गई, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो गया, री और री हो गई। यही आपका क्या है? दीर्घ स्वर है। उसके बाद जानिए संयुक्त स्वर क्या होता है? दो भिन्न स्वरों के मिलने से जो नया स्वर बनता है वह संयुक्त स्वर है। जानिए कि दो भिन्न स्वरों के मिलने से, दो भिन्न स्वरों के मिलने से, दो भिन्न स्वरों के मिलने से ही संयुक्त स्वर का निर्माण होता है। तो दो भिन्न स्वर कौन कौन से हैं? जैसे अ धन छोटी ई, तो क्या हो गया आपका ए, अ धन छोटी ई हो गया ए, आ धन ए, आ धन ए आपका हो गया ए, आ धन ए हो गया आपका ए। उसके बाद क्या होता है? आ धन ए आपका हो गया ए। उसके बाद अ धन ऊ बराबर आपका हो गया ओ, अ धन ऊ बराबर आपका हो गया ओ, आ धन ओ बराबर आपका हो गया औ, आ धन ओ बराबर आपका हो गया औ। यही होता है। फिर से समझ लीजिए कि स्वर को मुख्यतः दो भागों में यदि बात की जाए तो स्वर को मुख्यतः दो भागों में, मुख्य रूप से इसके दो भाग हैं। दो भाग कौन कौन से हैं? एक मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर में अ ई उ और री आपका आता है। संधि स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और ओ आता है। अब देखिए संधि स्वर को भी दो भागों में बांटा गया, एक दीर्घ स्वर हो गया और एक संयुक्त स्वर हो गया। दीर्घ स्वर में क्या है? दो समान मूल स्वरों का योग, दो समान मूल स्वरों का योग। अब समान कैसे हो गया? समान जैसे अ मिल करके आ हो गया,
छोटी छोटी मिलकर के बड़ी ई हो गई, छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो गया, री मिलकर के री हो गई। उसके बाद संयुक्त स्वर, दो भिन्न स्वरों के मिलने से जिस स्वर का निर्माण होता है उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो उसमें क्या है, अ और छोटी ई मिलकर के ए, आ और ए मिलकर के ए, अ और ऊ मिलकर के ओ, आ और ओ मिलकर के औ का निर्माण होता है। यही हमारा संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। यही हमारा संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। फिर तो समझ लीजिए, जो स्वर होते हैं स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, इनका उच्चारण अबाध गति से होता है, इनकी संख्या 11 होती है। लेकिन हम लोग शुरू से 13 स्वर पढ़ते चले आए हैं, तो हमने लास्ट के जो अंग और अ हैं उसको अयोग वाह के रूप में जाना है। स्वर को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक मूल स्वर और एक संधि स्वर। मूल स्वर किसको कहते हैं, अ ई उ री, अ ई उ री मूल स्वर हैं। संधि स्वर में आ ई बड़ा ऊ ए और ओ, ये आपका क्या है, संधि स्वर है। संधि स्वर को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर दो समान मूल स्वरों का योग ही दीर्घ स्वर का निर्माण करता है। आ हो गया, छोटी छोटी बड़ी ई हो गई, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो गया, री मिलाकर के री हो गई। और संयुक्त स्वर क्या होता है, दो भिन्न स्वरों के मिलने से जिस स्वर का निर्माण होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ और छोटी ई मिलकर के ए हो गया,